नमस्कार। आज हम उन विचारों की जड़ों तक जाएंगे जिन्हें हम आजकल बड़ा स्वाभाविक मानते हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। क्या आप जानते हैं कि इन सब की शुरुआत 18वीं सदी की एक जबरदस्त उथल-पुथल वाली घटना से हुई? बिल्कुल। एक ऐसी क्रांति जिसने सिर्फ फ्रांस का नक्शा ही नहीं बदला, बल्कि सही में पूरी दुनिया की सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हाँ, और आज हम इसी फ्रांसीसी क्रांति के प्रभावों को समझने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर इग्नू के आधुनिक विश्व पाठ्यक्रम की यूनिट 3 राजनैतिक क्रांति फ्रांस के आधार पर। ये यूनिट 3 राजनैतिक क्रांति फ्रांस यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से बहुत अहम है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ इतिहास का कोई चैप्टर नहीं है। ये तो आज की राजनीति, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, यहाँ तक कि समाजवाद को समझने के लिए एक तरह से बुनियाद है, एक फाउंडेशन है। तो आज की इस चर्चा के बाद श्रोता फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य विचारों और घटनाओं को तो समझेंगे ही, साथ ही ये भी जानेंगे कि इसने हमारी आज की पॉलिटिकल कल्चर, ये जो राष्ट्र राज्य का कॉन्सेप्ट है, प्रतिनिधित्व का आइडिया है, और सामाजिक आंदोलनों को कैसे शक्ल दी। मतलब हम कोशिश करेंगे कि हर पहलू पर बारीकी से बात हो। हाँ, मतलब गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, तो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है ये सफर। हाँ, हो सकता है एक कप चाय या कॉफी साथ रखनी पड़े, लेकिन कोशिश रहेगी कि ये कोई बोरिंग लेक्चर ना लगे। कोशिश करेंगे कि इसे दिलचस्प बनाए रखें। चलिए शुरू करते हैं। तो यूनिट 3.1 परिचय से शुरू करते हैं। हाँ, तो क्रांति का संदर्भ क्या था, मतलब माहौल कैसा था उस वक्त? देखिए, फ्रांस में और यूरोप के दूसरे हिस्सों में भी एक पुरानी व्यवस्था थी जिसे ओल्ड रिजीम कहते हैं, और दूसरी तरफ नई सामाजिक ताकतें उभर रही थीं। इनके बीच एक टकराव चल रहा था। अच्छा, ओल्ड रेजिम मतलब वो राजा, पादरी और कुलीन वर्ग वाला सिस्टम। हाँ बिल्कुल। और फ्रांस उस वक्त गहरे वित्तीय संकट से गुजर रहा था। टैक्स का मुद्दा बहुत बड़ा था, और यहीं से वो विशेषाधिकार मतलब प्रिविलेज का सवाल सामने आया। प्रिविलेज मतलब ये कि जो पहले दो एस्टेट्स थे, पादरी और कुलीन वर्ग, उन्हें खास छूट मिली हुई थी, खासकर टैक्स वगैरह में, जबकि सारा बोझ तीसरे एस्टेट पर था, जिसमें फ्रांस की लगभग 90% से ज्यादा आबादी थी। किसान, मजदूर, व्यापारी, वकील, सब। बाप रे, 90% आबादी पर सारा बोझ और बाकी 10% मजे में। ये तो सरासर नाइंसाफी है। बिल्कुल। और प्रतिनिधित्व में भी भारी असमानता थी। इसी माहौल में जब राजा ने वित्तीय संकट से निपटने के लिए एस्टेट्स जनरल मतलब एक तरह की सलाहकार सभा बुलाई, तो संकट और गहरा गया। यहीं से चिंगारी भड़की होगी। हाँ, क्योंकि जो नए वर्ग उभर रहे थे, खासकर मध्य वर्ग, वो ज्ञानोदय मतलब एनलाइटनमेंट के विचारों से प्रभावित थे। वो इस पूरी राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे। समानता, अधिकार, तर्क की बातें होने लगी थी। तो जब एस्टेट्स जनरल के चुनाव हुए तब क्या हुआ? चुनावों ने समाज के सभी वर्गों को एक्टिवेट कर दिया। कुलीन वर्ग अपनी ताकत बचाने की कोशिश में लग गया, और मध्यम वर्ग चाहता था कि सत्ता का स्ट्रक्चर ही बदल जाए। जैसा कि प्रोफेसर गुडविन ने कहा है, और ये गौर करने वाली बात है, क्रांति अभिजात वर्ग और लोकतंत्र के बीच एक निर्दयी युद्ध के रूप में शुरू हुई। मतलब शुरुआत से ही टकराव तय था। एक निर्दयी युद्ध सुनने में गंभीर लगता है। और फिर 1789 की घटनाएं हुई, खासकर शहरों में गरीबों का विद्रोह, और सबसे महत्वपूर्ण 14 जुलाई 1789 को बैस्टिल का पतन। ये तारीख याद रखनी चाहिए, 14 जुलाई 1789 बैस्टिल का पतन। हाँ, बैस्टिल का पतन तो क्रांति का प्रतीक बन गया। वो जेल जिसे राजा की निरंकुश शक्ति का प्रतीक माना जाता था। बिल्कुल। उसी वक्त थर्ड एस्टेट के प्रतिनिधियों ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वो ही फ्रांस के असली प्रतिनिधि हैं और वो एक नया संविधान बनाएंगे। ये एक क्रांतिकारी कदम था। और फिर वो बहस और प्रयोगों का दौर शुरू हुआ, एक नया फ्रांस बनाने की कोशिश। हाँ, और इसमें सिर्फ शहरों के लोग नहीं थे, गांवों में भी जबरदस्त दबाव बना। किसानों ने सामंती व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया। इस अभूतपूर्व दबाव के कारण नेशनल असेंबली को हर तरह के विशेषाधिकार खत्म करने पड़े, चाहे वो फाइनेंशियल हो या लीगल। मतलब वो जो पादरी और कुलीनों की खास छूटें थीं, वो सब खत्म। और फिर 1791 में नया संविधान आया। चर्च की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। इसने फ्रांस की पूरी राज्य संरचना और शक्ति के आधार को ही बदल दिया। ये बहुत बड़े बदलाव थे। लेकिन क्रांति यहीं नहीं रुकी, है ना? सुना है ये और ज्यादा रैडिकल हो गई थी। हाँ बिल्कुल। जो निम्न वर्ग थे, गरीब लोग, उनका दबाव बहुत ज्यादा था।
इसी दबाव ने क्रांति को और ज्यादा कट्टरपंथी रेडिकल रिपब्लिकनिज्म की तरफ धकेल दिया। राजशाही पूरी तरह खत्म हुई और गणतंत्र की स्थापना हुई। और ये विचार सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रहे। नहीं, ये क्रांतिकारी विचार फ्रांस की सीमाओं के बाहर भी फैले। क्रांतिकारी सरकार ने खुद भी प्रचार और युद्ध के जरिए इन नए सिद्धांतों को दूसरे देशों में पहुंचाने की कोशिश की। फ्रांस एक तरह से 19वीं सदी में सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांतों की एक प्रयोगशाला, एक लैब बन गया। तो इस यूनिट में हम आगे क्या-क्या देखने वाले हैं, मतलब मुख्य फोकस क्या रहेगा? हाँ, तो इस यूनिट के मुख्य उद्देश्य हैं, पहला, ये समझना कि क्रांति कैसे अतीत से एक ब्रेक, एक विराम का प्रयास थी। ठीक है। दूसरा, ये देखना कि स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांतों पर आधारित एक आधुनिक राजनीतिक संस्कृति कैसे उभरी। तीसरा, क्रांति ने प्रतिनिधित्व, जनमत संग्रह यानी प्लेबिसाइट और जनमत यानी पब्लिक ओपिनियन के महत्व पर आधारित लोकतंत्र के आधुनिक विचारों में कैसे योगदान दिया। अच्छा, प्रतिनिधित्व और जनमत संग्रह पर भी बात होगी। हाँ, चौथा, ये भी देखेंगे कि क्रांति के डर ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए क्रांतिकारी साजिश के सिद्धांत, मतलब थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशनरी कॉन्स्पिरेसी को कैसे जन्म दिया। ओ, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाला एंगल भी है। बिल्कुल। और पांचवा, ये कि आधुनिक राष्ट्रवाद और समाजवाद के विचारों की जड़ें खुद क्रांति में कैसे मौजूद थीं। ठीक है, तो ये सारे पहलू हम कवर करेंगे। चलिए सेक्शन 3.2 पर आते हैं, फ्रांसीसी क्रांति और नई राजनीतिक संस्कृति का उदय। हाँ, तो कई विद्वान मानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का जो दौर है उसे सिर्फ 1789 तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि 18वीं शताब्दी के आखिरी 3 दशकों तक फैला हुआ देखना चाहिए। अच्छा, मतलब एक लंबा पीरियड। क्यों? क्योंकि इस दौरान राजनीति की पूरी प्रकृति ही बदल गई। नई राजनीतिक शब्दावली आई, नई तरह के राजनीतिक प्रतीक इस्तेमाल होने लगे। राजनीति को अब समाज को बदलने, उसे नया आकार देने का एक साधन माना जाने लगा। ये एक बड़ा शिफ्ट है। पहले राजनीति शायद सिर्फ सत्ता संभालने तक सीमित थी। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन अब फ्रांसीसी लोगों में ये विश्वास था कि वो तर्क यानी रीजन और प्राकृतिक कानून यानी नेचुरल लॉ के आधार पर बिना अतीत के रिवाजों के बोझ के एक नया राष्ट्रीय समुदाय बना सकते हैं। एक उम्मीद थी, एक आदर्शवाद था। और यहीं पर फ्रांसवा फ्यूरिट का विचार आता है ना, कि फ्रांस ने क्रांति के जरिए लोकतांत्रिक संस्कृति का आविष्कार किया। बिल्कुल। फ्यूरेट मानते थे कि क्रांति असल में एक राजनीतिक घटना थी जिसने राजनीतिक विमर्श, मतलब पॉलिटिकल डिस्कोर्स, राजनीतिक प्रतीकवाद, पॉलिटिकल सिंबलिज्म और राजनीतिक कार्रवाई, पॉलिटिकल एक्शन, इन सब में जबरदस्त बदलाव लाया। इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगे। मतलब राजनीति करने का तरीका, राजनीति के बारे में बात करने का तरीका, राजनीति के प्रतीकों का इस्तेमाल, सब कुछ बदल गया। जैसे कि पहले राज्य ज्यादा महत्वपूर्ण था, समाज से ऊपर। क्रांति ने इस तराजू को पलट किया। अब समाज यानी लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। अच्छा, राज्य बनाम समाज की लड़ाई में समाज जीत गया। एक तरह से हाँ। प्राचीन शासन यानी एंशिएंट रिजीम में राजा का शासन था। क्रांति ने इसे लोगों की उपलब्धि बना दिया। फ्रांस प्रजा के राज्य से नागरिकों का राष्ट्र बन गया। ये बहुत बड़ा बदलाव है। प्रजा से नागरिक, ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। बिल्कुल। और पुराना समाज विशेषाधिकार पर आधारित था। क्रांति ने समानता स्थापित की। क्रांति ने एक विचारधारा बनाई कि हमें अतीत से पूरी तरह नाता तोड़ना है। अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति, सब कुछ इस नई विचारधारा के हिसाब से ढालने की कोशिश हुई। और कीथ माइकल बेकर का क्या विचार था? बेकर ने कहा कि क्रांति ने समुदाय के विवेचनात्मक अभ्यास, डिस्कर्सिव प्रैक्टिस को बदल दिया। मतलब जिस तरह से लोग समाज, व्यक्ति और राज्य के रिश्तों के बारे में सोचते और बात करते थे, वो बदल गया। सामाजिक संबंधों का पुनर्गठन हुआ। डिस्कर्सिव प्रैक्टिस, ये थोड़ा मुश्किल शब्द है। हाँ, मतलब आप कह सकते हैं कि बहस करने का, चर्चा करने का, मुद्दों को समझने और समझाने का तरीका बदल गया। क्रांति ने राजनीति और संस्कृति की नई शब्दावली गढ़ी, नए प्रतीक आए, जैसे स्वतंत्रता का पेड़ या लाल टोपी। देशभक्ति की नई परिभाषा बनी। युद्ध को भी नए नजरिए से देखा जाने लगा। युद्ध को कैसे? जैसे रोबिस्पेरे ने कहा था, रोबिस्पेरे, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है क्रांति में। उन्होंने कहा कि क्रांति स्वतंत्रता का उसके दुश्मनों के खिलाफ युद्ध बन गई है। बाप रे! स्वतंत्रता का दुश्मनों के खिलाफ युद्ध। हाँ। और मैकमैनर्स का एक और कोट है, वो कहते हैं कि क्रांति की तीव्रता, उसका सुधारवादी जोश और विशेषाधिकार के खिलाफ उसका युद्ध, इन सब ने उसे एक प्रकार का प्रेशर कुकर बना दिया, जहां भविष्य के आदर्शों और उनकी विकृतियों को जल्दी से पका दिया गया है। प्रेशर कुकर,
मतलब बहुत तेजी से और बहुत दबाव में सब कुछ हुआ, आदर्श भी बने और उनकी बिगड़ी शक्लें भी वहीं तैयार हो गई। और ये समझना जरूरी है कि क्रांति कोई पहले से प्लान की हुई चीज नहीं थी। जब पुरानी सरकार गिरी तो जबरदस्त कंफ्यूजन फैला। इसी ने राजनीतिक बहस और विवादों के दरवाजे खोल दिए। मतलब कोई ब्लूप्रिंट नहीं था। नहीं, और अक्सर ऐसा हुआ कि जो काम किए गए या जो तर्क दिए गए, उनका मतलब नेताओं के इरादों से कहीं ज्यादा आगे निकल गया। अनएक्सपेक्टेड परिणाम हुए। लेकिन इस सब उथल-पुथल से ही आधुनिक राजनीतिक संस्कृति का उदय हुआ। निरंकुश राजशाही खत्म हुई और एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था आई जिसमें राष्ट्र एक सामूहिक इकाई, एक कलेक्टिव बॉडी के रूप में सामने आया। और फिर सार्वजनिक अधिकार और सामाजिक व्यवस्था को फिर से परिभाषित करने की कोशिशें हुईं। हाँ, के.एम. बेकर ने 18वीं सदी के अंत में 3 मुख्य विचारों या विमर्शों की बात की: न्याय, इच्छा और तर्क। न्याय, इच्छा और तर्क। बेकर मानते हैं कि इन 3 विमर्शों का उभरना, फैलना और उनकी व्याख्या ने ही फ्रांस में उभरी नई राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित किया। न्याय, इच्छा और तर्क, ये कैसे जुड़े थे क्रांति से? ये विमर्श ही थे जिन्होंने फ्रांस में सामंती ढांचे यानी फ्यूडल स्ट्रक्चर को खत्म करने का आधार तैयार किया। इनके आधार पर ही पुराने विशेषाधिकारों को चुनौती दी गई। तो कुल मिलाकर क्रांति ने एक नए युग की शुरुआत की, लेकिन इसकी विचारधाराएं और संस्थागत ढांचा एकदम से नहीं बन गए। वो फ्रांस के अंदर और बाहर चली लंबी बहसों और संघर्षों के बाद धीरे धीरे विकसित हुए। समझ गया। तो ये थी नई राजनीतिक संस्कृति की बात। अब आते हैं इसके सबसे मशहूर विचारों पर: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, सेक्शन 3.2.1। हाँ, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये विचार कोई नए नहीं थे, पहले से मौजूद थे, लेकिन अक्सर थोड़े कंफ्यूज्ड या एब्स्ट्रैक्ट रूप में। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ये विचार कानून बनाने वालों के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स बन गए, मार्गदर्शक सिद्धांत। मतलब क्रांति ने इन्हें ठोस रूप दिया। बिल्कुल, जैसे अमेरिकी क्रांति 1776 में भी कहा गया था कि सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं। हाँ, अमेरिकी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन अमेरिकी संविधान में गुलामी यानी स्लेवरी जैसे अहम सवाल पर चुप्पी साध ली गई थी, और वोट देने का अधिकार भी सबको तुरंत नहीं मिला। वो तो बाद में अमेरिकी गृह युद्ध, सिविल वॉर 1861-1865 तक मामला खिंचा। अच्छा, तो अमेरिका में ये विचार अधूरे रह गए थे शुरू में। हाँ, लेकिन फ्रांस में इन विचारों का असर बहुत निर्णायक रहा, न सिर्फ पश्चिमी सभ्यता पर, बल्कि 19वीं और 20वीं सदी में यूरोप, अमेरिका और एशिया के इतिहास पर भी इनका गहरा प्रभाव पड़ा। तो एक एक करके बात करते हैं। पहले स्वतंत्रता यानी लिबर्टी। क्रांतिकारियों के लिए इसका क्या मतलब था? उनके लिए स्वतंत्रता का मतलब था दुनिया में अपनी मर्जी से काम करने का अधिकार। बस जिम्मेदारी खुद की हो, मतलब बाहरी दबाव ना हो। ये विचार क्रांति करने वालों के लिए बहुत प्रिय था। और इसका असर क्या हुआ? क्रांति ने स्वतंत्रता की एक मजबूत नई परंपरा स्थापित की। जैसे फ्रांस और उसके प्रभाव वाले इलाकों में प्रोटेस्टेंट, यहूदियों और फ्री थिंकर्स को सहनशीलता यानी टॉलरेशन मिली। पहले ऐसा नहीं था। और वो मनुष्य के अधिकारों की घोषणा वाला दस्तावेज। हाँ, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन, मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा। ये फ्रांसीसी क्रांति के पहले आधिकारिक दस्तावेजों में से एक था। इसी में स्वतंत्रता और समानता के विचार स्पष्ट रूप से बताए गए थे। रॉबेस्पियरे ने भी तो कुछ कहा था इस बारे में। हाँ, रॉबेस्पियरे का तर्क था कि फ्रांसीसी क्रांति पहली क्रांति थी जो मानवता के अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित थी। लेकिन सच ये भी है कि फ्रांसीसी लोगों को खुद इन अधिकारों की परिभाषा पर एकमत होने में काफी मुश्किलें आई। मतलब सिद्धांत बनाना आसान था, उसे लागू करना मुश्किल। अब बात करते हैं समानता यानी इक्वालिटी की। समानता के क्षेत्र में क्रांतिकारियों और बाद में नेपोलियन के शासन ने टैक्स देने में बराबरी का सिद्धांत स्थापित किया। ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ, पहले तो सारा बोझ तीसरे एस्टेट पर था। बिल्कुल। इसके अलावा उन्होंने तीसरे एस्टेट के लिए व्यापार वगैरह में जो रुकावटें थी वो हटाईं, सामाजिक विशेषाधिकार खत्म किए, अमीरों और पादरियों की बड़ी बड़ी जमीनें छीनकर बांटी गईं, सरकारी नौकरियों में भर्ती योग्यता के आधार पर होने लगी। इससे ज्यादा आर्थिक अवसर पैदा हुए। मतलब मेरिट को बढ़ावा मिला। हाँ, और कानूनी बराबरी भी लाई गई। सभी फ्रांसीसी नागरिक कानून के सामने बराबर माने गए। एक तरह से इसने बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी को भी बढ़ावा दिया, क्योंकि सब कानून की नजर में भाई भाई हो गए। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन विचारों ने लोगों में जोश भर दिया होगा। बिल्कुल। उस समय की कविताओं में भी ये भावना झलकती है। एक जोशीला माहौल था, उम्मीद का माहौल था, और इसी का नतीजा था कि ये विचार फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहे।
कहाँ कहाँ फैले? देखिए, इसके बाद क्रांतियों की एक लहर सी आई। स्पेन में 1820 में, नेपल्स और सिसिली में 1820 में, पीडमोंट में 1821 में और फिर खुद फ्रांस में 1830 में। ये सब दिखाता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों की अपील कितनी शक्तिशाली और स्थायी थी। 1820, 1821, 1830। जी स्पेन, इटली, फ्रांस। जी, मतलब असर दूर तक गया। बहुत दूर तक। ठीक है, अब अगले सेक्शन पर चलते हैं। 3.2.2 गणराज्य राज्य की अवधारणा। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिकन स्टेट। हाँ, तो ये समझना जरूरी है कि गणराज्य यानी रिपब्लिक का विचार कोई फ्रांसीसी क्रांति की देन नहीं है। ये विचार तो प्राचीन ग्रीस, रोम, यहाँ तक कि भारत में भी मौजूद था। अच्छा, तो फिर फ्रांसीसी क्रांति ने क्या नया किया? फ्रांसीसी गणराज्य एक आधुनिक वैचारिक मंच पर आधारित था। उसके पीछे एक उदार संविधान था, एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन, और उसे जनता का समर्थन हासिल था, एक पॉपुलर बेस था। इस वजह से गणतंत्र शब्द क्रांति के साथ जुड़ गया। इसके दो खास मोड़ कौन से थे? पहला, 1789 में जब सम्राट की संप्रभुता की जगह राष्ट्र की संप्रभुता ले ली गई। साल था 1789। राजा की जगह राष्ट्र। हाँ, और दूसरा 1792 में जब सम्राट को गद्दी से हटा दिया गया और एक उदार गणराज्य लिबरल रिपब्लिक की स्थापना हुई। साल था 1792। ठीक है, 1789 और 1792। और तब से फ्रांसीसी परंपरा में गणतंत्र शब्द का एक मजबूत भावनात्मक महत्व बना रहा, भले ही बीच बीच में इसकी संस्थाएं कमजोर पड़ती रही या कुछ तानाशाहों ने इसके सिद्धांत को तोड़ा मरोड़ा। और इसी दौर में आधुनिक राजनीति का जन्म हुआ, है ना, वो दक्षिणपंथी और वामपंथी वाली बात। बिल्कुल, ये शब्द फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ही नेशनल असेंबली में बैठने की व्यवस्था से निकले। जो लोग बदलाव के पक्ष में थे, ज्यादा अधिकारों के पक्ष में थे, वो बाईं तरफ बैठते थे। जो पुरानी व्यवस्था या परंपरा को बनाए रखना चाहते थे, वो दाईं तरफ। अच्छा, तो लेफ्ट और राइट का चक्कर यहाँ से शुरू हुआ। हाँ, क्रांति ने लोगों को मोटे तौर पर दो खेमों में बांट दिया, उदारवादी और रूढ़िवादी। इनके विचार क्या थे? उदारवादी चाहते थे गणतंत्रवाद, ज्यादा लोगों को वोट का अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार, बोलने की आजादी और राज्य का मुखिया चुना हुआ हो। रूढ़िवादी बदलाव का विरोध करते थे, अनुशासन, कर्तव्य और समाज में ऊंच नीच यानी हायरार्की पर जोर देते थे। और क्रांति ने रूढ़िवादियों को और पक्का कर दिया होगा अपनी सोच में। हाँ, क्रांति की चुनौती इतनी जबरदस्त थी कि इसने रूढ़िवादी सोच को क्रिस्टलाइज कर दिया। उन्होंने ज्ञानोदय के विचारों पर आधारित सुधारों का विरोध किया और 19वीं सदी के यूरोप में इन दोनों विचारधाराओं, लिबरलिज्म और कंजर्वेटिज्म, के बीच तीखा टकराव चला। और फ्रांस ने इस गणतंत्रवाद के विचार को बाहर भी फैलाया। हाँ, खासकर अंग्रेजों के खिलाफ, जो राजशाही और रूढ़िवाद को ज्यादा पसंद करते थे। आज फ्रांस में गणतंत्र मजबूती से स्थापित है। उनका राष्ट्रगान मार्सिलेज पहले एक युद्ध गीत था और 14 जुलाई यानी बैस्टिल डे उनका राष्ट्रीय अवकाश है, गणतंत्र दिवस की तरह। ये प्रतीक आज भी जिंदा है? बिल्कुल, और C.A. बेली ने एक बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं कि 1789 के बाद जो अशांति और वैचारिक असंतोष की धाराएं बहीं, उन्होंने शासक समूहों को राज्य की वैचारिक नींव का पुनर्गठन करने और उसे कुछ हद तक आधुनिक बनाने के लिए मजबूर किया। मतलब शासकों को भी बदलना पड़ा। हाँ, और इसी बदलाव ने गणतंत्रवाद और उदारवाद जैसे नए सिद्धांतों की लोकप्रियता को बढ़ाया। ठीक है, अब एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, प्रतिनिधित्व पर आधुनिक विचार, सेक्शन 3.2.3। ये थोड़ा जटिल लगता है। हाँ, ये थोड़ा पेचीदा है लेकिन बहुत जरूरी है। रोबेस्पियर का मानना था कि संप्रभु लोग, यानी जो लोग शासन के असली मालिक हैं, वो अपनी संस्थाएं बनने के बाद जो कुछ खुद अच्छे से कर सकते हैं वो खुद करेंगे और जो नहीं कर सकते वो उनके प्रतिनिधि करेंगे। सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन यहाँ जीन जैक्स रूसो के विचारों से एक समस्या आती है। रूसो, जिनका सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत बहुत प्रभावशाली था, उनका कहना था कि जो लोग खुद को प्रतिनिधि देते हैं वे अब स्वतंत्र नहीं हैं। रूसो का नाम याद रखना जरूरी है। रूसो मानते थे कि प्रतिनिधित्व गुलामी है। हाँ, एक तरह से। उन्होंने इंग्लैंड का उदाहरण देते हुए कहा कि अंग्रेज लोग सिर्फ चुनाव के दिन आजाद होते हैं, उसके बाद वो फिर गुलाम बन जाते हैं क्योंकि उनके प्रतिनिधि उन पर शासन करते हैं। दिलचस्प तर्क है। रूसो का सामाजिक अनुबंध पुरानी व्यवस्था का ठीक उल्टा था। वो मानते थे कि समाज व्यक्तियों की बराबरी पर आधारित होना चाहिए, न कि जन्म या वर्ग के आधार पर।
नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए रूसों ने संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी को राजा से छीनकर पूरे नागरिक समुदाय को दे दिया। मतलब सत्ता जनता में निहित है। हाँ, लेकिन रूसों के लिए ये सत्ता किसी एक व्यक्ति की इच्छा नहीं, बल्कि पूरे नागरिक समुदाय की सामान्य इच्छा, जनरल विल थी। सामान्य इच्छा यानी कलेक्टिव विल। ये सामान्य इच्छा क्या चीज है? ये थोड़ा अमूर्त कॉन्सेप्ट है। मतलब नागरिकों की वो सामूहिक इच्छा जो सबके भले के लिए हो, न कि किसी व्यक्ति या समूह के निजी स्वार्थ के लिए। रूसो मानते थे कि ये सामान्य इच्छा ना तो किसी और को सौंपी जा सकती है, ना इसका प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। तो फिर प्रतिनिधि कैसे चुने जा सकते हैं? यही तो मुश्किल थी। रूसो के हिसाब से प्रतिनिधित्व सामान्य इच्छा की भावना के खिलाफ था। लेकिन फ्रांस तो बहुत बड़ा देश था, वहां सीधा लोकतंत्र कैसे चलता? बिल्कुल सही। क्रांति के समर्थक भी ये मानते थे कि फ्रांस जैसे बड़े देश के लिए रूसो के सिद्धांतों में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। यहीं पर अबे सियेज का विचार आता है। सियेज का नाम भी महत्वपूर्ण है। सियेज ने क्या कहा? सियेज का निष्कर्ष था कि लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही बोल या कार्य कर सकते हैं। आम जनता सीधे शासन नहीं कर सकती, उसे अपने प्रतिनिधि चुनने होंगे। लेकिन इस पर भी तो आपत्तियां आई होंगी। हाँ, बिल्कुल। दक्षिणपंथ से, खासकर कुलीन वर्ग से आपत्तियां आईं, और बाद में जब आतंक का दौर आया तो वामपंथ यानी लेफ्ट से भी सियेज के प्रतिनिधित्व के विचार का विरोध हुआ। क्यों? वामपंथ क्यों विरोध कर रहा था? क्योंकि उस दौर में रूसों के विचार बहुत फैल गए थे। लोग ज्यादा से ज्यादा भागीदारी चाहते थे, आर्थिक हालात भी बिगड़ रहे थे, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी की मांग उठने लगी। लोग कहने लगे कि हमें अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर हम विद्रोह करके भी राज्य के मामलों में दखल देंगे। हम खुद लोकप्रिय न्याय करेंगे। बाप रे, मतलब सीधा एक्शन। हाँ, लेकिन ये जो प्रतिनिधित्व का विचार है, इसकी जड़ें और भी पुरानी हैं। कीथ माइकल बेकर मानते हैं कि इसकी जड़ें लुई 14वें के शासनकाल तक जाती हैं। लुई 14वें? वो तो निरंकुश राजा था। हाँ, लेकिन उसी के दौर में कुछ सुधारक थे जो प्रशासन में बदलाव चाहते थे। बाद में मिराबियो और क्वेज़ने जैसे फिजियोक्रेटिक विचारकों ने इन विचारों को प्रतिनिधित्व के आधुनिक सिद्धांत में बदला। मिराबियो और क्वेज़ने। फिजियोक्रेट्स कौन थे? ये अर्थशास्त्रियों का एक समूह था जो मानते थे कि जमीन ही असली धन है। मिराबियो ने अपनी किताब लामी दिज़ोम यानी मनुष्यों का मित्र में संपत्ति के अधिकार को मौलिक बताया और सुझाव दिया कि प्रांतीय सभाएं बनाई जाएं जिनमें संपत्ति के मालिक हों। लेकिन ये तो सिर्फ संपत्ति वालों का प्रतिनिधित्व हुआ। हाँ, उस वक्त तक ये विचार राष्ट्र की राजनीतिक इच्छा को आवाज देने के लिए नहीं था, बल्कि सामाजिक हितों, खासकर संपत्ति के हितों का एक तर्कसंगत प्रतिनिधित्व करने के लिए था। तो फिर ये आधुनिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व कब बना? ये 1788 और 1789 की राजनीतिक बहसों के दौरान हुआ। 1788 और 1789 ये साल अहम हैं। जब एस्टेट्स जनरल के प्रतिनिधियों ने पुरानी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया तो उन्होंने अपने कामों को सही ठहराने के लिए सामान्य इच्छा के सिद्धांत का सहारा लिया। यहीं पर प्रतिनिधित्व के विचार को नया अर्थ मिला। और इसमें सियेज की भूमिका फिर से आई? हाँ, सियेज की एक बहुत मशहूर कृति है केस के लोतियस एता यानी तीसरा एस्टेट क्या है। इस किताब ने उस वक्त की बहसों की कई मुश्किल समस्याओं का हल पेश किया। तीसरा एस्टेट क्या है? इसमें क्या खास था? इसने राष्ट्रीय संप्रभुता के नाम पर प्रतिनिधियों की क्रांति को जायज ठहराया। इसी के आधार पर एस्टेट्स जनरल को नेशनल असेंबली में बदला गया। यहीं पर सामान्य इच्छा का विचार और प्रतिनिधित्व का विचार जुड़ गए। ये जुड़ाव मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा पर हुई बहसों के दौरान और मजबूत हुआ। तो क्रांति ने प्रतिनिधित्व की पूरी अवधारणा ही बदल दी। बिल्कुल। पहले माना जाता था कि राष्ट्र की एकता और पहचान राजा में निहित है। रूसो ने कहा कि नहीं, ये पूरे नागरिक समुदाय में है। सियेज ने कहा कि एक जटिल आधुनिक समाज में एकता सिर्फ राष्ट्रीय सभा यानी नेशनल असेंबली में ही मिल सकती है। लेकिन ये कोई परफेक्ट समाधान नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने क्रांतिकारी बहसों में नए तनाव पैदा किए, लेकिन फिर भी इसने प्रतिनिधि सरकार रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की आधुनिक अवधारणा को एक वैचारिक आधार दिया। और इसी आदर्श ने 19वीं सदी के बहुत सारे उदारवादियों को प्रेरित किया। लेकिन इसे लागू करने में दिक्कतें आईं। हाँ, फ्रांसीसी सिद्धांतकारों ने लोगों की संप्रभुता का विचार तो दिया, लेकिन वो इसे हकीकत में ठीक से बदल नहीं पाए। एक बड़ी वजह थी कि उस वक्त कोई मजबूत और संगठित राजनीतिक पार्टियां नहीं थीं। पार्टियां नहीं थी। तो फिर ये जिरोंडिन्स और मोंटेग्नार्ड्स कौन थे? वो पार्टियां नहीं थीं। जिरोंडिन्स और मोंटेग्नार्ड्स असल में दोस्ती या व्यक्तिगत निष्ठा पर बने बदलते हुए समूह थे। उनके पास कोई प्रॉपर पार्टी संगठन नहीं था। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। और ऊपर से हालात भी बहुत खराब थे।
1792 में फ्रांस युद्ध में उलझ गया। ऐसे में लोकतंत्र का प्रयोग करना और मुश्किल हो गया। और फिर वो आतंक का दौर आया। हाँ, क्रांति अपने मूल आदर्शों से भटक गई और आतंक के दौर में चली गई। रोबेस्पियर के तहत एक तरह का टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी शुरू हो गया। टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी? ये कैसा लोकतंत्र हुआ? मतलब कहने को लोकतंत्र, लेकिन सारी शक्ति एक गुट के हाथ में और विरोध की कोई गुंजाइश नहीं। हालांकि रोबेस्पियर खुद मानते थे कि ये क्रांतिकारी तानाशाही एक अस्थायी जरूरत है, ये लोकतंत्र का अंत नहीं है। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी हुआ होगा बाद में। बिल्कुल। बाद के कई तानाशाहों ने अपने कामों को सही ठहराने के लिए रूसो की सामान्य इच्छा की रोबेस्पियर वाली व्याख्या का दुरुपयोग किया। ये एक चिंताजनक पहलू है। वाकई। अब आते हैं अगले सेक्शन पर, 3.2.4 क्रांतिकारी साजिश का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशनरी कॉन्स्पिरेसी। ये क्या था? देखिए, जब क्रांति हुई और यूरोप की राजनीति लेफ्ट और राइट में बढ़ गई, तो क्रांति के बारे में नए नए विचार बनने लगे। कुछ लोगों को लगा कि ये क्रांति समाज के लिए खतरा है, ये परिवार और संपत्ति जैसे बुनियादी संस्थानों को नष्ट कर देगी। डर फैल गया था। हाँ, और इसी डर से एक साजिश का सिद्धांत यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनी। कई लोगों को, जैसे कि मशहूर विचारक एडमंड बर्ग को लगा कि ये क्रांति कुछ गिने चुने लोगों की साजिश है। बर्ग का नाम याद रखिएगा। बर्ग ने क्या कहा? उनका मानना था कि ये लोग दार्शनिकों की शिक्षाओं से बिगड़ गए हैं, उन्होंने पुरानी संस्थाओं का सम्मान करना छोड़ दिया है और वो सब कुछ बदलना चाहते हैं। ये अल्पसंख्यक लोकतंत्र के नाम पर सत्ता को कमजोर कर रहे हैं और समाज में अस्थिरता फैला रहे हैं। अच्छा, तो ये मुट्ठी भर लोगों की साजिश थी, ऐसा माना गया? हाँ, और ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिच जैसे कई नेताओं को डर था कि ये क्रांति यूरोप के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाएगी। मेटरनिच का नाम भी अहम है। इसी डर ने साजिश के सिद्धांत को और हवा दी और कई सरकारें और रूढ़िवादी नेता इससे परेशान हो गए। और ये सिद्धांत फैला कैसे? 19वीं सदी में ये आम धारणा बन गई कि फ्रांसीसी क्रांति फ्रीमेसन जैसे गुप्त समाजों और क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोगों की साजिश थी, ताकि वैध शासकों को हटाया जा सके। फ्रीमेसन वो कौन थे? फ्रीमेसन एक तरह का भाईचारा संगठन था जिसकी शुरुआत मध्य युग में हुई थी। उनके कुछ अपने रीति रिवाज और प्रतीक थे। उन पर अक्सर गुप्त रूप से काम करने का आरोप लगता था। तो उन पर इल्जाम लगाया गया? हाँ, अबे बरुएल जैसे लेखकों और मशहूर उपन्यासकार अलेक्जेंडर द्यूमा ने यह धारणा फैलाई कि फ्रीमेसन पूरे यूरोप में राजशाही को नुकसान पहुंचाने के लिए क्रांतियों का समर्थन कर रहे हैं। उन पर कैथोलिक चर्च की शक्ति कमजोर करने का भी आरोप लगा। मतलब उन्हें बलि का बकरा बनाया गया? काफी हद तक। 19वीं सदी में इस मिथक के कई रूप चलते रहे। हालांकि फ्रांस में फ्रीमेसनरी वामपंथी नेताओं में लोकप्रिय थी, लेकिन वो शायद ही किसी साजिश के केंद्र में थे। वो ज्यादातर राजनीतिक चर्चा के मंच थे। फिर भी उनके आलोचक उन्हें खतरनाक मानते थे। और ये सिद्धांत और भी ग्रुप्स पर लागू हुआ? हाँ, प्रोटेस्टेंट्स, जेसुइट्स, एक कैथोलिक धार्मिक संगठन और खासकर यहूदियों पर भी साजिश के सिद्धांत थोपे गए। यहूदियों पर तो ये भी आरोप लगा कि वो प्रोटेस्टेंट्स और फ्रीमेसन के साथ मिलकर बिस्मार्क के तहत प्रशिया के उदय की साजिश रच रहे थे। ये बहुत दुखद है कि कैसे नफरत फैलाने के लिए इन सिद्धांतों का इस्तेमाल हुआ। यहूदियों के खिलाफ? ये तो एंटीसेमिटिज्म की शुरुआत लगती है। बिल्कुल। एडवर्ड ड्रमॉन्ट की एक बेस्टसेलर किताब आई 1886 में, ला फ्रांस जुइफ, यहूदी फ्रांस। इसने यूरोप में यहूदी विरोधी प्रचार को बहुत हवा दी। 19वीं सदी के अंत में यहूदी विरोध रूढ़िवादियों का एक बड़ा मुद्दा बन गया। ड्रेफिस मामला भी तो इसी से जुड़ा था। हाँ, फ्रांस में ड्रेफिस मामला 1894-99, जिसमें एक यहूदी सैन्य अधिकारी पर झूठा जासूसी का आरोप लगाया गया था, उसने इस यहूदी विरोधी पागलपन को और बढ़ाया। इसके भयानक परिणाम तो हम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देखते हैं। कितना खतरनाक हो सकता है ये साजिश का सिद्धांत। बिल्कुल, यहाँ तक कि जब 1864 में लंदन में इंटरनेशनल सोशलिज्म बना तो उसे भी कई लोगों ने साजिश के तौर पर देखा। 1871 के पेरिस कम्यून के लिए भी उसे जिम्मेदार ठहराया गया। पेरिस कम्यून क्या था? वो पेरिस में मजदूरों और कट्टरपंथियों द्वारा स्थापित एक अल्पकालिक क्रांतिकारी सरकार थी। अच्छा, तो मतलब हर बड़ी राजनीतिक घटना को साजिश से जोड़ने की ये जो प्रवृत्ति है, इसकी जड़ें फ्रांसीसी क्रांति तक जाती हैं। हाँ, आसानी से खोजी जा सकती हैं। चलिए अब अगले अहम मुद्दे पर आते हैं, राष्ट्रवाद और संप्रभुता, सेक्शन 3.3। राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म, ये 19वीं और 20वीं सदी को आकार देने वाली सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक रहा है और फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्र यानी नेशन की एक नई परिभाषा दी। वो क्या परिभाषा थी?
परिभाषा ये थी कि फ्रांस तब एक राष्ट्र बना जब स्वतंत्र नागरिकों के समूह ने ये घोषणा की कि संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी का असली स्रोत वही है, राजा नहीं। फिर से सीएस का जिक्र आएगा शायद। हाँ बिल्कुल। सीएस ने अपनी उसी किताब तीसरा स्टेट क्या है में राष्ट्र की राजनीतिक परिभाषा दी। एक अविच्छेद्य सामान्य इच्छा यानी इनएलिएनेबल कॉमन विल रखने वाला समूह। इसके क्या मतलब थे? इसके दो मुख्य मतलब थे। पहला, राष्ट्र मतलब समान कानून के तहत रहने वाले साथी नागरिकों का समूह जिनमें बराबरी का रिश्ता हो, जन्म या सामाजिक रैंक के आधार पर कोई विशेषाधिकार नहीं। ठीक है, बराबरी वाला समाज। और दूसरा मतलब थोड़ा समस्या वाला था। सीएस की ये जो अवधारणा थी कि राष्ट्र की एक अविच्छेद्य और एकात्मक सामान्य इच्छा होती है, इसका मतलब था कि पुराने कानूनों, परंपराओं और संस्थाओं को नकारना होगा, जिसमें राजा के दैवीय अधिकारों का सिद्धांत भी शामिल था। मतलब पुरानी हर चीज को खारिज करना। हाँ। सीएस ने एकात्मक प्रतिनिधित्व और एकात्मक राष्ट्रीय इच्छा पर जोर दिया। इसी आधार पर उन्होंने एस्टेट्स जनरल को नेशनल असेंबली में बदलने को सही ठहराया। तो लोकप्रिय संप्रभुता, पॉपुलर सॉवरेनिटी, क्रांति के केंद्र में थी और राष्ट्रवाद से गहराई से जुड़ी थी। ये उस वक्त की राष्ट्र की समझ से कैसे अलग थी? बहुत अलग। जैसे डिडरॉट ने अपनी एनसाइक्लोपीडिया में राष्ट्र को कैसे परिभाषित किया था। उन्होंने लिखा था, एक शब्द जिसका उपयोग एक निश्चित सीमा के भीतर रहने वाले और एक ही सरकार का पालन करने वाले लोगों की काफी मात्रा को दर्शाने के लिए किया जाता है। डिडरॉट का नाम याद रखिएगा। मतलब सिर्फ भूगोल और सरकार, लोगों की इच्छा का कोई जिक्र नहीं। बिल्कुल। उस वक्त तो राज्यों को विदेशी शासकों को मुआवजा, शांति, रिश्वत या जीत के इनाम के रूप में सौंप दिया जाता था। लोगों की मर्जी का कोई मतलब नहीं था। बाद में कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप ने भी यही किया जब उन्होंने यूरोप का नक्शा फिर से बनाया। कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप क्या था? वो नेपोलियन के बाद यूरोप की बड़ी शक्तियां ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रूस का एक गठबंधन था, जिसका मकसद यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना और क्रांतियों को रोकना था। अच्छा, लेकिन ये व्यवस्था ज्यादा चली नहीं होगी। इसकी शुरुआत ग्रीक और बेल्जियम के आंदोलनों से हुई और 1848 में ये अपने चरम पर पहुंच गई। साल 1848 बहुत महत्वपूर्ण है यूरोपीय इतिहास में। इसे क्रांतियों का वर्ष भी कहते हैं। तो फ्रांस ने अपने राष्ट्रवाद को कैसे मजबूत किया? कई तरीकों से। जैसे 14 जुलाई 1790 को फेट दे ला फेडरेशन मनाया गया। ये एक बड़ा उत्सव था जिसने राष्ट्र की एकता की घोषणा की। 14 जुलाई 1790 फेट दे ला फेडरेशन। ये एकता का प्रदर्शन था। हाँ। फिर क्रांति और उसके बाद के युद्धों के जरिए आबादी के एक बड़े हिस्से को ये एहसास हुआ कि वो एक राष्ट्र से जुड़े हैं। फ्रांस में राष्ट्रीय जीवन में लोगों की भागीदारी 1789 से 1815, फिर 1830, 1848 और 1870-71 में, इन सब ने फ्रांस को एक अनोखा राष्ट्र बनाया, दूसरों के लिए एक मॉडल, एक मानक। और सरकार ने भी इसमें भूमिका निभाई होगी? बिल्कुल। बाद की फ्रांसीसी सरकारों ने राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करने और राष्ट्रीय स्मृति को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े त्योहार आयोजित किए, जैसे 14 जुलाई मनाना, मिलिट्री बैंड, परेड, आतिशबाजी, प्रदर्शनियां, राष्ट्रगान बजाना, राष्ट्रीय प्रतीक बनाना, देश भर में गणतंत्र के नायकों की मूर्तियां लगाना। ये तो आज भी होता है कई देशों में। हाँ, ये तरीके अब लगभग सभी देशों में राष्ट्रीय एकता की भावना गढ़ने के लिए आम हो गए हैं। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रवाद का असर दूसरे यूरोपीय देशों पर हमेशा सकारात्मक नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अक्सर ये सीधा नहीं था। कभी फ्रांसीसी राष्ट्रवाद ने प्रेरणा दी तो कभी डर और प्रतिरोध भी पैदा किया। C.I. बेली ने इस बारे में क्या कहा था? बेली के अनुसार जिस चीज ने क्रांति को सबसे ज्यादा कट्टरपंथी बनाया वो था बड़ी शक्तियों द्वारा फ्रांस पर आक्रमण। जब विदेशी सेनाएं फ्रांसीसी धरती पर आईं तो पहले फ्रांस में राष्ट्रवाद भड़का। फिर जब नेपोलियन ने फ्रांस की सीमाओं के पार हमले किए तो उन देशों में भी प्रतिरोध और राष्ट्रवाद की लहर उठी। मतलब एक्शन का रिएक्शन हुआ। हाँ, जैसे नेपोलियन ने 1801 से 1814 तक राइन नदी के पश्चिमी किनारे पर जर्मन इलाकों पर कब्जा कर लिया था। उसने वहां जर्मन राज्यों का पुनर्गठन किया, चर्च की जमीनें छीनी, सामंती व्यवस्था पर हमला किया। इसका जर्मनी पर क्या असर पड़ा? इसका नतीजा ये हुआ कि जर्मनी का कैथोलिक और हैब्सबर्ग प्रभाव कम हो गया, प्रशिया जैसे बड़े राज्यों का दबदबा बढ़ गया और जर्मनी में जो पहले लगभग 300 छोटे छोटे राज्य थे उनकी संख्या घटकर 1815 तक सिर्फ 38 रह गई। इसने एक तरह से जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। अच्छा, अनजाने में ही सही, नेपोलियन ने जर्मन एकीकरण में मदद कर दी। हाँ, कह सकते हैं। इसी तरह फ्रांसीसियों ने बेल्जियम पर भी कब्जा किया था।
इटली के कई राज्यों को आर्थिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया या फ्रांसीसी शासकों को इनाम में दे दिया गया। इन जगहों पर नेपोलियन के शासन के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा पैदा हुआ। लोग नाराज हुए होंगे। बहुत ज्यादा। नेपोलियन के आलोचक सही कहते हैं कि उसका शासन राष्ट्रीयता का निषेध था, निगेशन ऑफ नेशनैलिटी। वो दूसरों की राष्ट्रीय पहचान को कुचल रहा था। लेकिन क्या उसकी शासन का कोई सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा इन जगहों पर? हाँ, कुछ हद तक। नेपोलियन ने जहां जहां कब्जा किया वहां प्रशासन का फ्रांसीसी मॉडल लागू करने की कोशिश की, जैसे धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, सिविल कोड जो कानूनों का एक सेट था, और प्रीफेक्ट सिस्टम, प्रशासनिक व्यवस्था। सिविल कोड तो नेपोलियन कोड के नाम से मशहूर है। बिल्कुल। नेपोलियन की हार के बाद ये इलाके आज़ाद तो हो गए, लेकिन उसकी बनाई कुछ संस्थाओं का असर बना रहा। मेटरनिच ने वियना कांग्रेस के जरिए पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह बहाल करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। इन इलाकों में भी राष्ट्रीय एकता का विचार राजनीतिक आंदोलनों को प्रभावित करने लगा था। तो आधुनिक राष्ट्रवाद सिर्फ क्रांति या युद्ध से ही नहीं पनपा? नहीं, हाल के दिनों में राष्ट्रीय एकीकरण कई और तरीकों से भी हुआ है, जैसे रेलवे, बढ़ती नौकरशाही, प्रशासनिक केंद्रीकरण, बाजारों का विस्तार, शिक्षा, मास मीडिया, आधुनिक संचार साधन, प्रचार, सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देना। इन सब के साथ वैचारिक कारकों ने भी राष्ट्रीय भावनाओं को हवा दी है। और युद्धों की भूमिका तो रही ही होगी। हाँ, युद्धों ने राष्ट्रीय पहचान को गढ़ने में बड़ी भूमिका निभाई, और इसका मॉडल फ्रांस ने ही दिया था। नेपोलियन का पंथ, कल्ट ऑफ नेपोलियन, फ्रांस के लिए राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया। बाद में लुई नेपोलियन के युद्धों 1854, 1859, 1870 ने भी राष्ट्रीय भावनाओं को उभारा। 1854, 1859, 1870। और ये भावनाएं खतरनाक भी हो सकती हैं। बिल्कुल। 19वीं और 20वीं सदी में लगभग हर पश्चिमी देश ने सैन्य समारोहों, राष्ट्रीय प्रतीकों और अनिवार्य सैनिक भर्ती का महिमामंडन किया। युद्ध राष्ट्रीय चेतना जगाने का साधन बन गया। इसी राष्ट्रवाद की ताकत ने यूरोपीय देशों को पहले विश्व युद्ध की तरफ धकेला। और एशिया में? एशिया में जापान का उदय राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा देकर हुआ, जबकि चीन में इसकी कमी ने एक राष्ट्र राज्य के रूप में उसके उभरने में देरी की। तो फ्रांसीसी क्रांति ने आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट का काम किया। हाँ, पहले यूरोप में और फिर बाकी दुनिया में फ्रांसीसी राष्ट्रवाद दूसरों के लिए एक मॉडल भी बना और एक खतरा भी। ये एक जटिल विरासत है। ठीक है, अब सेक्शन 3.4 पर आते हैं। जनमत संग्रह का विचार और अधिनायकवादी शासन। The idea of plebiscite and totalitarian regime. जनमत संग्रह यानी प्लेबिसाइट। हाँ, विवादों को निपटाने या किसी विवादास्पद कार्रवाई को वैधता दिलाने के लिए जनमत संग्रह का इस्तेमाल करने का तरीका भी फ्रांसीसी क्रांति से ही निकला। इसका पहला उदाहरण क्या था? 1790 में एविग्नॉ शहर के नागरिकों ने घोषणा की कि वो फ्रांस के साथ मिलना चाहते हैं। एविग्नॉ के लोग फ्रेंच बोलते थे और फ्रांसीसी संस्कृति से जुड़े थे, लेकिन वो इलाका उस वक्त पोप के शासन में था। एविग्नॉ का नाम ध्यान रखें। पोप के शासन में, फ्रांस के अंदर। हाँ, वो एक पोप क्षेत्र था। एविग्नन के लोगों की इस कार्रवाई ने एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया, आत्मनिर्णय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी लोगों का अपनी निष्ठा चुनने का अधिकार। ये तो उस समय की सोच के बिल्कुल खिलाफ था। बिल्कुल। उस समय तो माना जाता था कि राजा की संप्रभुता ईश्वर से मिलती है, दैवीय मंजूरी, डिवाइन सैंक्शन होती है। लोगों की मर्जी का सवाल नहीं था। तो आत्मनिर्णय का ये अधिकार लोकतंत्र से जुड़ा था। हाँ, ये लोकतांत्रिक सिद्धांत की तरह ही फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा था। और इसी आत्मनिर्णय के जुनून ने 19वीं शताब्दी में यूरोप का नक्शा बदल दिया। ऑस्ट्रिया के शासन से कई इतालवी राज्य इटली में शामिल हुए। स्पेन और पुर्तगाल के लैटिन अमेरिकी उपनिवेश 1808 से 1826 के बीच आजाद हो गए। इन सब पर फ्रांसीसी क्रांति की छाप थी। लेकिन जनमत संग्रह का गलत इस्तेमाल भी हुआ। हाँ, बहुत हुआ। पहले ये समझें कि 1793 में जो जैकोबिन गणराज्य बना रोबेस्पियर के नेतृत्व में, वो एक और निर्णायक घटना थी। 1793। जैकोबिन कौन थे? जैकोबिन क्रांति के दौरान एक कट्टरपंथी राजनीतिक क्लब था जिसके नेता रोबेस्पियर थे। उन्होंने एक मजबूत कार्यपालिका वाली सरकार बनाई। ये असल में एक अस्थायी प्रयोग था, लोकतंत्र का अंत नहीं। लेकिन इसने अधिनायकवाद को बढ़ावा दिया। हाँ, रोबेस्पियर ने अपने शासन को सही ठहराने के लिए रूसों की जो व्याख्या की, उसने बाद के कई तानाशाहों को अपने कामों को जायज ठहराने का बहाना दे दिया। इसीलिए आधुनिक अधिनायकवादी राज्य, खासकर 20वीं सदी के, उन्हें अक्सर फ्रांसीसी क्रांति की विरासत के रूप में देखा जाता है। और जनमत संग्रह का दुरुपयोग कैसे हुआ?
क्रांति के दौरान कई मनमाने फैसले लिए गए और उन्हें जनमत संग्रह के जरिए कानूनी मंजूरी दी गई। ये तरीका बाद में नेपोलियन बोनापार्ट के शासन में आम हो गया। उसने धोखाधड़ी वाले जनमत संग्रह कराए। जैसे एक नया संविधान बहुत बड़े बहुमत से पास कराया गया। 1802 में बोनापार्ट सिर्फ 8000 वोटों के विरोध के साथ जीवन भर के लिए कौंसिल बन गया। सोचिए, सिर्फ 8000 विरोध। ये तो अजीब है। और फिर एक और जनमत संग्रह से वो 3.5 मिलियन से ज्यादा वोटों के साथ फ्रांस का सम्राट बन गया। विरोध में सिर्फ 2579 वोट पड़े। 3.5 मिलियन बनाम 2579, जाहिर है गड़बड़ थी। ये तो सरासर धांधली लगती है। हाँ, बाद में लुई नेपोलियन ने भी ऐसे ही जनमत संग्रह कराए। 20वीं सदी के तानाशाहों ने भी ऐसे ही गलत तरीकों से जनता की मंजूरी हासिल की है। और कई विद्वान लोकतंत्र के इस दुरुपयोग के लिए फ्रांसीसी क्रांति को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये गंभीर आलोचना है। बिल्कुल। चलिए अब समाजवाद पर आते हैं। सेक्शन 3.5 फ्रांसीसी क्रांति और समाजवादी विचारधारा, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। क्या क्रांति समाजवादी थी? नहीं, देखिए, फ्रांसीसी क्रांति मूल रूप से एक उदार यानी लिबरल क्रांति थी, समाजवादी यानी सोशलिस्ट नहीं। लेकिन समाजवाद के कुछ विचार थे उस वक्त। हाँ, क्रांति की पूर्व संध्या पर, मतलब क्रांति से ठीक पहले, समाजवाद की कुछ धाराएं अलग अलग रूपों में मौजूद थीं और क्रांति के कुछ पहलुओं ने बाद के समाजवादियों को प्रेरणा और नायक भी दिए। लेकिन क्या कोई सीधा लिंक था? देखिए, 18वीं सदी के सबसे कट्टरपंथी सामाजिक विचारकों और समाजवाद के आधुनिक सिद्धांतों के बीच एक गैप तो है, ये सच है। लेकिन क्रांति के युग के कुछ लेखन और भाषण, खासकर गरीबी, शोषण और असमानता के खिलाफ जो विरोध था, वो बाद के समाजवादियों के लिए एक प्रेरक शक्ति बने। जैसे कि किसने ऐसे विचार दिए? जैसे मॉन्टेस्क्यू का विचार था कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो अपने सभी नागरिकों को एक सुनिश्चित जीविका और स्वस्थ जीवन दे। ऐसे ही विचार फ्रांस में दूसरे विचारकों और अधिकारियों ने भी व्यक्त किए थे। तो 1789 में कोई समाजवादी सिद्धांत नहीं था? कोई व्यवस्थित समाजवादी सिद्धांत नहीं था, लेकिन समानता का जुनून हर स्तर पर था। हाँ, ये विरोध सामाजिक विशेषाधिकार के खिलाफ ज्यादा था, आर्थिक विशेषाधिकार के खिलाफ उतना नहीं। संपत्ति के अधिकार का क्या हुआ? क्रांति ने तो उसे सुरक्षित रखा था। हाँ, फ्रांसीसी क्रांति ने संपत्ति के अधिकारों की सख्ती से रक्षा की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो संपत्ति और धन के बहुत ज्यादा एक जगह जमा होने के पक्ष में थी। रॉबेस्पियर ने इस बारे में कुछ कहा था। हाँ, रॉबेस्पियर ने 5 फरवरी 1794 के अपने भाषण में समतावादी विचार रखे थे। 5 फरवरी 1794। उन्होंने कहा था, वाणिज्य सार्वजनिक धन का स्रोत है, न कि केवल कुछ परिवारों की राक्षसी समृद्धि का। मतलब धन कुछ ही लोगों के पास इकट्ठा ना हो। हाँ, और जब चर्च की जमीनें नीलाम की गईं, तो एक तर्क ये भी था कि संपत्ति को ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांटना चाहिए ताकि ज्यादा लोग नई व्यवस्था के समर्थक बन सकें। अच्छा, ये एक राजनीतिक चाल भी थी, कह सकते हैं। उस वक्त कुछ कट्टरपंथी समूह भी थे जो समानता और आर्थिक सुधारों की मांग कर रहे थे। कौन थे ये समूह? जैसे 1789 के अंत में सर्कल सोशल सर्कल नाम का एक समाज बना था लोगों को शिक्षित करने के लिए। इसके नेता अबे फौशे ने सामाजिक अनुबंध के समतावादी मतलबों पर जोर दिया और जमीन के बंटवारे की मांग की। और जब युद्ध शुरू हुआ, जब क्रांति युद्ध में बदली, तो आर्थिक हालात बिगड़ गए। खाने की कमी, महंगाई, कालाबाजारी, इन सब ने समानता और अर्थव्यवस्था पर राज्य के नियंत्रण की मांग को और मजबूत कर दिया। और कौन से समूह थे? मार्क्स और एंगल्स ने किनका जिक्र किया है? हाँ, मार्क्स और एंगल्स ने केक्लर्क और रू का जिक्र समाजवाद के अग्रदूतों के रूप में किया है। ये लोग और कुछ अन्य जैसे वॉरलेट, इन्होंने मिलकर एक समूह बनाया जो कट्टरपंथी सुधारों की मांग करता था। उन्हें एनरेजेस कहा जाता था, मतलब गुस्सैन या उग्र। एनरेजेस, ये क्या चाहते थे? ये लोग कोई एक बंधी बंधाई विचारधारा वाले नहीं थे, सिवाय इसके कि ये अमीरों के खिलाफ गरीबों के लिए लड़ रहे थे। जैसे जाक रूज, जो पेरिस में एक पादरी थे, उनका कहना था कि जमीन का उत्पादन सभी इंसानों का है। उनके अनुयायी कहते थे कि जरूरत ही संपत्ति का आधार होनी चाहिए। रॉक्स ने जमाखोरों और सट्टेबाजों को समाज का दुश्मन बताया। और वर्लेट भी समतावादी थे। उनका मानना था कि जब तक ज्यादातर लोग अमीरों के अत्याचार के शिकार रहेंगे, तब तक रूसों का प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सपना एक भ्रम ही रहेगा। और लेक्लर्क एक क्रांतिकारी पत्रकार थे। उन्होंने व्यापारी और बुर्जुआ वर्ग की तुलना पुराने अभिजात वर्ग से की और नारा दिया कि सभी पुरुषों को खाने का समान अधिकार है। ये तो काफी रैडिकल विचार थे उस समय के हिसाब से। बिल्कुल। फिर हर्बर्टिस्ट थे, जो शहरी गरीबों की आवाज थे। हर्बर्ट एक लोकप्रिय नेता थे और सैंस-कुलूट्स की भावनाओं को दर्शाते थे। सैंस-कुलूट्स कौन थे? ले कारीगरों और छोटे दुकानदारों जैसे
निम्न मध्यम वर्ग के लोग थे जिन्होंने क्रांति का जोरदार समर्थन किया था। हर्बर्ट ने तीसरे एस्टेट को बुर्जुआ और आम लोगों के बीच बांटा और अमीरों के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात की। और वो बाबूफ वाली साजिश? हाँ, 1795-96 में नोएल बाबूफ ने इक्वल्स की साजिश, कंस्पिरेसी ऑफ द इक्वल्स नाम से एक विद्रोह का नेतृत्व किया। ये लगभग कम्युनिस्ट जैसा था। बाबूफ और उनके साथी निजी संपत्ति को पूरी तरह खत्म करना चाहते थे। उनके विचार काफी यूटोपियन यानी काल्पनिक थे। बाबूफ और इक्वल्स की साजिश, ये नाम भी याद रखने लायक हैं। तो ये शुरुआती समाजवादी या कम्युनिस्ट विचार थे, ये बाद में कैसे उभरे? ये समाजवादी विचारधारा फ्रांस में रेस्टोरेशन पीरियड, रेस्टोरेशन 1815 से 1830 जब राजशाही वापस आई, और जुलाई राजशाही, जुलाई मोनार्की 1830 से 1848 के दौरान फिर से सामने आई। और इसमें पियरे जोसेफ प्राउडॉन का क्या रोल था? पियरे जोसेफ प्राउडॉन एक महत्वपूर्ण विचारक थे। कार्ल मार्क्स के अनुसार उनके विचारों ने मजदूर वर्ग को खुद के प्रति जागरूक होने में मदद की। प्राउडॉन ने मुनाफा कमाने की आलोचना की, कारीगरों का आदर्शीकरण किया, औद्योगिकरण और श्रम के अत्यधिक विभाजन की आलोचना की और आय की पूर्ण समानता की मांग की। प्राउडॉन का नाम अहम है। और फिर वर्गयुद्ध? हाँ, समाजवादी प्रभाव के कारण 1848 में और फिर 1871 में वर्गयुद्ध की स्थिति बनी। 1871 के पेरिस कम्यून के दौरान पेरिस के मजदूरों ने खुद शासन करने की कोशिश की। वर्गयुद्ध, सर्वहारा, श्रमिक एकजुटता, वर्कर सॉलिडेरिटी जैसे शब्द समाजवादी शब्दावली में फ्रांस से ही आए। तो फ्रांस समाजवाद का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। हाँ, 20वीं सदी तक फ्रांस समाजवाद और समाजवादी विचार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। चलिए, अब क्रांति की सांस्कृतिक विरासत पर बात करते हैं। सेक्शन 3.6। फ्रांसीसी क्रांति एक विस्फोट की तरह थी, एक हिंसक उथल-पुथल। ऐसी घटनाएं अक्सर अतीत की संस्कृति को नष्ट कर देती हैं, तो शायद उम्मीद नहीं थी कि इससे कोई स्थायी सांस्कृतिक रचनाएं निकलेंगी। लेकिन 1789 की क्रांति मौलिक परिवर्तन के विचार का प्रतीक बन गई। विनाश और सृजन दोनों। हाँ, फ्रांसीसी लोगों ने पूरी पुरानी सामाजिक व्यवस्था, एंशिएंट रेजीम को ढहते हुए देखा और उसके मलबे से उन्हें एक नई व्यवस्था बनानी थी। इसने क्रांतिकारियों को इनोवेशन यानी नवाचार की असीम संभावनाएं दी। और सबसे बड़ा बदलाव शायद राजनीतिक भाषा में आया। बिल्कुल। 1789 से पहले आम फ्रांसीसी लोगों के पास ज्यादा राजनीतिक शब्दावली नहीं थी, क्योंकि राजनीति तो वर्साय के शाही दरबार तक सीमित थी। लेकिन जब एस्टेट्स जनरल के चुनाव हुए, तब सड़क का आम आदमी भी राष्ट्रीय राजनीति में आ गया। आम लोग सड़कों पर मार्च करने लगे, राजनीतिक विद्रोहों में हिस्सा लेने लगे। इसका भाषा पर क्या असर पड़ा? इसने न केवल राजनीति की प्रकृति बदली, बल्कि एक नई क्रांतिकारी भाषा अचानक से बन गई। आम लोगों की मांगों को व्यक्त करने के लिए नए शब्द या वाक्यांश गढ़े गए। नागरिक अधिकार, संप्रभुता, प्रतिनिधित्व, देशभक्ति, इन शब्दों को नए अर्थ मिले। नागरिक, संप्रभुता, प्रतिनिधित्व, देशभक्ति, ये सब आज भी कितने प्रासंगिक हैं। बिल्कुल। हजारों की संख्या में ब्रोशर, पैम्फलेट, कैरिकेचर, कार्टून, नाटक, अखबारों में लेख छपे जो नई विचारधारा की व्याख्या करते थे। मीडिया की भूमिका बहुत बढ़ गई होगी। हाँ, राजनीतिक और क्रांतिकारी विषयों पर नाटक खेले गए। लोकगीतों को बदले हुए अर्थों के साथ गाया गया। लोकप्रिय उत्सव आयोजित किए गए। यहाँ तक कि फ्रांस में एक क्रांतिकारी कैलेंडर भी पेश किया गया। इन सब ने मिलकर एक नई क्रांतिकारी संस्कृति बनाई। क्रांतिकारी कैलेंडर, वो कैसा था? वो बड़ा अजीब था। उन्होंने समय को नए सिरे से बांटा। महीने में 10-10 दिन के 3 हफ्ते होते थे। साल में 12 महीने। बचे हुए 5 दिनों को देशभक्ति दिवस घोषित कर दिया गया। पुण्य दिवस, प्रतिभा दिवस, श्रम दिवस, इनाम दिवस, राय दिवस। हफ्ते के हर दिन का भी नया नाम था, जो ग्रामीण जीवन से जुड़ा था। तर्कवाद का चरम था एक तरह से। 10 दिन का हफ्ता, ये तो चला नहीं होगा ज्यादा दिन। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये उस सोच को दिखाता है कि सब कुछ नया करना है। पेरिस की सड़कों के नाम बदल दिए गए, राजा रानी के नाम हटा दिए गए। ले रॉय या ल रोआ, राजा जैसे शब्दों की जगह ला लोआ यानी कानून या लिबर्टी यानी स्वतंत्रता जैसे शब्द आ गए। ताश के पत्तों से भी राजा रानी गुलाम की तस्वीरें हटाकर क्रांतिकारी प्रतीक लगा दिए गए। कमाल है, हर छोटी चीज पर असर। हाँ, नई भाषा, नए प्रतीकों ने राजा की जो पवित्र छवि थी उसे नष्ट कर दिया। शपथ ग्रहण जैसे भाषा के रस्मी इस्तेमाल ने क्रांतिकारियों को समुदाय के नैतिक आधार को फिर से बनाने का एक जरिया दिया।
रंगमंच, कला, संगीत सब पर क्रांति का गहरा असर पड़ा। पत्रकारिता का क्या हुआ? पत्रकारिता पर बहुत असर पड़ा। मॉक्योर, ब्रिसो का पैट्रियट फ्रांसेस, बारेर का पॉइंटिट्यूर जैसे अखबारों ने लोगों तक सीधा संदेश पहुंचाया और क्रांतिकारी विचारधारा को लोकप्रिय बनाया। इन अखबारों ने कार्ल मार्क्स जैसे बाद के बुद्धिजीवियों को भी दिखाया कि राजनीतिक पत्रकारिता की क्या भूमिका हो सकती है। पढ़ने वालों की संख्या अचानक बढ़ गई और अखबारों की सामग्री पूरी तरह बदल गई। इसने जनमत बनाने में बड़ा योगदान दिया। और नाटक? नाटक के क्षेत्र में क्रांति के हर संकट पर मंच पर टिप्पणी होती थी। राजनीतिक विषयों पर खूब नाटक लिखे गए। मंच राजनीतिक प्रचार का साधन बन गया। चेनियर का एक नाटक था चार्ल्स 9। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने राष्ट्र, कानून और संविधान के नाम पर मंच को पवित्र कर दिया। ये क्रांति की भावना दिखाने वाला सबसे लोकप्रिय नाटक था। कला का भी इस्तेमाल हुआ होगा। हाँ, कला का इस्तेमाल सार्वजनिक त्योहारों और बड़े बड़े आयोजनों की शान शौकत बढ़ाने में हुआ। क्रांति के दशक में हजारों की संख्या में मुद्रित चित्र बने, रूपक रचनाएं, राजनीतिक कैरिकेचर, नेताओं के चित्र, लेटरहेड, ताश के पत्ते, बच्चों के खेल, नागरिक नियमावली और भी बहुत कुछ। इन्हें पंचांग एफमेरा कहते हैं। ये लोगों को राजनीतिक बहसों में खींचने के ज्यादा असरदार तरीके साबित हुए। मतलब कला का राजनीतिकरण हो गया। हाँ, कला ने एक रणनीतिक और साफ तौर पर राजनीतिक काम करना शुरू कर दिया। क्रांतिकारियों को छवियों की शक्ति में बहुत विश्वास था। उन्होंने कला का इस्तेमाल समाज को नैतिक रूप से सुधारने के लिए किया। फ्रांसीसी क्रांति की जो छवि हमारे मन में है वो इन सब माध्यमों से ही बनी है। लेकिन ये सारे सांस्कृतिक बदलाव कितने टिक पाए? ये कहना मुश्किल है। शायद इसकी कल्पना और स्मृति को छोड़कर बहुत कम। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रांति ने पुरानी संस्कृति को पूरी तरह नकार दिया था और जो नई संस्कृति ऊपर से थोपी गई वो कुछ लोगों के हितों और भावनाओं का नतीजा ज्यादा लगती थी। उसका टिकना मुश्किल था। ये फैली होगी। हाँ, पुराने नैतिक आधार ढहने से फ्रांसीसी समाज में अव्यवस्था और गहरे विभाजन पैदा हो गए थे। नया शासक वर्ग कोई स्थायी विकल्प दे नहीं पाया। फिर भी कुछ चीजें तो बची रहीं। हाँ, वो परियोजनाएं जो दायरे में सार्वभौमिक थीं, यूनिवर्सल थीं, वो बची रहीं, जैसे कि मीट्रिक प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता, कानूनी कोड और लोकतांत्रिक सिद्धांत। ये काफी हद तक बची रहीं। मीट्रिक सिस्टम यानी मीटर किलोग्राम वाला सिस्टम, वो भी क्रांति की देन है। हाँ, उसे मानकीकृत और लागू करने में क्रांति ने अहम भूमिका निभाई। और 18वीं सदी की दूसरी धाराएं जैसे ज्ञानोदय और नव क्लासिकवाद, उन्होंने 19वीं सदी में रोमानियत के साथ संघर्ष किया, लेकिन आधुनिक कला की कुछ शैलियों और विचारों को जरूर ढाला। तो कुल मिलाकर क्रांति की सबसे बड़ी सांस्कृतिक विरासत क्या कहेंगे? शायद क्रांति खुद ही अपनी सबसे बड़ी विरासत है। 200 साल बाद भी इसकी याद जिंदा है। 19वीं सदी में मानवता के कई नए धर्म, मतलब वो विचारधाराएं जिन्होंने मानवता को ही पूजा का विषय बनाया, वो इसी क्रांतिकारी विश्वास से पैदा हुए थे। इस विश्वास से कि इंसान पुरानी व्यवस्था को उखाड़ फेंक सकता है और एक स्वतंत्र, भाईचारे वाला, बराबरी वाला समाज बना सकता है। इसने परंपरा पर ऐतिहासिक पुनर्विचार के लिए मजबूर किया। और ये विश्वास आगे भी क्रांतियों को प्रेरित करता रहा। हाँ, ये क्रांतिकारी विश्वास एक परंपरा बन गया जिसने फ्रांस में 1830, 1848 और 1871 की घटनाओं को हवा दी। 1830, 1848, 1871। और इसने ग्रीस, बेल्जियम, इटली और जर्मनी में कई दूसरे आंदोलनों को भी प्रेरित किया। हालांकि कुछ लोग इसे क्रांतिकारी संस्कृति कहने पर सवाल उठाते हैं। हाँ, कुछ बहसें हैं इस पर, लेकिन चाहे कोई क्रांति को कैसे भी देखे, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी लोकतांत्रिक गणतंत्रवाद, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकनिज्म। ये एक ऐसी विचारधारा थी जिसे दुनिया भर में मध्यम वर्ग के एक बड़े हिस्से ने अपनाया। लेकिन इसे विरोध का सामना भी करना पड़ा। हाँ, 19वीं सदी में यूरोपीय शासकों ने इसका कड़ा विरोध किया क्योंकि ये अक्सर युद्ध या आतंक के जरिए हासिल की गई थी। फ्रांस में भी कट्टरपंथी गणतंत्रवाद को सरकार, सार्वजनिक शिक्षा, धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ज्यादा उदार रूपों के साथ तालमेल बिठाना पड़ा ताकि उसे यूरोप और बाकी दुनिया में स्थायी जगह मिल सके। और आज की दुनिया पर इसका क्या असर है? फ्रांसीसी क्रांतिकारी संस्कृति का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभरी नई आजाद हुई पोस्ट कॉलोनियल दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। हमारे अपने संविधान और राजनीतिक व्यवस्था पर भी इसके विचारों की छाप देखी जा सकती है। अब एक आखिरी लेकिन बहुत अहम पहलू, क्रांति और लिंग, रेवोल्यूशन एंड जेंडर, सेक्शन 3.7। महिलाओं की क्या भूमिका थी? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहासकार अक्सर पूछते हैं। क्या क्रांति ने महिलाओं को राजनीति से बाहर कर दिया या उन्हें सशक्त किया?
इसमें कोई शक नहीं कि फ्रांसीसी समाज के अलग अलग वर्गों की महिलाओं ने क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। किस तरह की महिलाएं थीं? हर तरह की। अमीर घरों की सैलून चलाने वाली महिलाओं से लेकर मामूली घरों की औरतें, धोबिन, मछली बेचने वाली, फूल बेचने वाली, मजदूर औरतें, सब ने किसी न किसी तरह योगदान दिया। वो क्या चाहती थीं? ज्यादातर की मांग तो रोटी की थी कि खाना सस्ता और आसानी से मिले। कुछ बेहतर शिक्षा चाहती थीं, लेकिन कुछ कट्टरपंथी महिलाएं भी थीं, जैसे सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी रिपब्लिकन वुमेन की सदस्य। वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व, वोट का अधिकार और पुरुषों के साथ बराबरी की मांग कर रही थी। तो क्रांति का महिलाओं पे असर कैसा रहा? इस पर दो विचार हैं शायद। हाँ, दो मुख्य विचार हैं। पहला, नकारात्मक विचार ये है कि क्रांति के कारण फ्रांसीसी महिलाओं की स्थिति और खराब हो गई। जो थोड़े बहुत अधिकार उन्हें मिले भी थे, वो 1793 के बाद छीन लिए गए। महिलाएं नागरिक नहीं रहीं। नेपोलियन के कोड ने तो उनके प्रति बहुत पिछड़ा रवैया अपनाया। इस विचार के अनुसार क्रांति ने पुरुषों की सत्ता को मजबूत किया और महिलाओं का मुद्दा 1 सदी से भी ज्यादा समय के लिए दब गया। ये तो निराशाजनक तस्वीर है। दूसरा विचार क्या है? दूसरा, ज्यादा सकारात्मक विचार यह है कि क्रांति ने परिवार की स्थिति में सुधार किया, जिसमें महिलाओं को ज्यादा बराबर भूमिका मिली। जैसे संपत्ति के उत्तराधिकार के नए कानूनों ने महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाया। इसी तरह जब 1791 के संविधान ने शादी को एक नागरिक अनुबंध, सिविल कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, तो तलाक आपसी सहमति से होने लगा, जिसमें महिलाओं की बराबर भूमिका थी। तो सच क्या है? सच शायद इन दोनों के बीच में है। फ्रांसीसी महिलाएं यूरोप में समान राजनीतिक अधिकारों और नागरिकता के लिए आवाज उठाने वाली पहली महिलाओं में से थीं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनके आंदोलन क्रांति के बाद ठंडे पड़ गए और 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक फिर से उभर नहीं पाए। ये एक जटिल और बहस वाला मुद्दा है। तो ये थी फ्रांसीसी क्रांति के विभिन्न पहलुओं पर एक विस्तृत चर्चा। अब सेक्शन 3.8 पर आते हैं, जो कि सारांश है। हाँ, तो मुख्य बातें क्या रहीं? पहला, फ्रांसीसी क्रांति ने आधुनिक दुनिया को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे स्थायी विचार दिए। बिल्कुल। दूसरा, इसने आधुनिक राजनीतिक संस्कृति, गणतंत्रवाद और प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतंत्र की नींव रखी। तीसरा, इसने राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय संप्रभुता की अवधारणाओं को नया रूप दिया, जिसका यूरोप और दुनिया पर गहरा असर पड़ा। चौथा, इसने जनमत संग्रह का विचार पेश किया, हालांकि इसका अधिनायकवादी शासनों ने दुरुपयोग भी किया। पांचवां, इसने समाजवादी विचारधारा के कुछ शुरुआती बीज बोए। छठा, इसने राजनीतिक भाषा, कला और प्रतीकों के माध्यम से एक खास सांस्कृतिक विरासत छोड़ी। और सातवां, लिंग संबंधों और राजनीति में महिलाओं की भूमिका पर इसका जटिल और बहस योग्य प्रभाव पड़ा। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि क्रांति की अलग अलग व्याख्याएं हैं। जैसे विग रिपब्लिकन व्याख्या मानती है कि क्रांति आधुनिक लोकतांत्रिक संस्कृति का आविष्कारक थी, और टोरी टॉकविलियन व्याख्या वो मानती है कि क्रांति ने नागरिक समाज को कमजोर करके राज्य की शक्ति को मजबूत किया और नेपोलियन का शासन इसी का नतीजा था। तो क्रांति की विरासत जटिल है और इसे अलग अलग नजरियों से देखा जा सकता है। तो ये थी हमारी फ्रांसीसी क्रांति के प्रभावों पर एक विस्तृत चर्चा। IGNO की यूनिट 3 राजनीतिक क्रांति फ्रांस के आधार पर। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे इन घटनाओं और विचारों ने न केवल विश्व इतिहास को बल्कि भारतीय संविधान और हमारी राजनीतिक व्यवस्था को भी कहीं न कहीं प्रभावित किया है। हाँ, और ये सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं है। एक जागरूक नागरिक के तौर पर अपने अधिकारों, अपने समाज और अपनी राजनीति की गहरी समझ विकसित करने के लिए भी यह विषय बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये विषय गहरा है और हम श्रोताओं को प्रोत्साहित करेंगे कि वो इस चर्चा को दोबारा सुने, नोट्स बनाएं और इन विचारों पर और सोचें। ज्ञान की ये यात्रा तो लगातार चलती रहनी चाहिए। याद रखें, हर बड़ी उपलब्धि छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयासों से ही हासिल होती है, तो लगे रहिए। और अगर आपको ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने साथी उम्मीदवारों और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये चर्चा कैसी लगी या आप आगे किन विषयों पर ऐसी विस्तृत चर्चा सुनना चाहेंगे। और हाँ, हमारे YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण विश्लेषण मिस ना करें। चैनल का नाम फिर से सुन ले, सुन लो यूपीएससी। अंत में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या क्रांति के वो आदर्श
स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। और क्या हम उन्हें हासिल करने की कोशिश में क्रांति के दौरान हुई गलतियों से खुद सीख पाए हैं?